प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले नए साल की ढेर सारी बधाई आपको। मैं ऐसी प्रार्थना करूँगा भगवान से कि आपको सब कुछ मिले जो आप पाना चाहते हैं। जो आप पिछले साल नहीं पा पाए वो सब आप इस साल पाएँ। आपकी हर एक इच्छा पूरी हो। आप हर उस टारगेट को अचीव करें जिसके लिए आप जी जान से कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इन सारी शुभकामनाओं के साथ एक नए साल की शुरुआत करते हैं एक नए आर्टिकल के साथ। तो आज का आर्टिकल है हिमालयन मैनोवर्स। हिमालयन मैनोवर्स इस बारे में देखेंगे। ये पूरा आर्टिकल नेपाल के ऊपर है। नेपाल में जो चीज़ें घटी हैं पिछले 1-2 महीनों में उन सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। राइटर बता रहे हैं कि कैसे नेपाल में जो वहाँ की सत्ता थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, कैसे वहाँ की गवर्नमेंट को पूरी तरह से ख़त्म करके केपी ओली साहब ने पूरी तरह सत्ता अपने हाथ में ले ली है, और कैसे अगला चुनाव होने वाला है, और इसमें चाइना का क्या रोल है और इंडिया का क्या रोल है। इन सब बातों को इस पर डिस्कस किया गया और बताया गया है कि ये जो लीडर्स हैं उनका अपना इंडिविजुअल क्या रोल है, ये भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए इस आर्टिकल में। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आर्टिकल का नाम है हिमालयन मैनोवर्स यानी हिमालयी युद्धाभ्यास। तो जो हिमालयी रीजन के अंदर ये जो एक पॉलिटिकल वार चल रहा है इस बारे में बात की जा रही है। तो शुरुआत कर रहे हैं राइटर एक सजेशन के साथ, या आप बोल सकते हैं कि उनके अपने विचार हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया कि जो नेपाल की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं किया। नेपाल में जो कुछ भी घटा उसमें इंडिया ने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। इंडिया साइड में खड़ा होकर इस चीज़ों को देखता रहा। तो ये इंडिया ने बहुत अच्छा किया राइटर के हिसाब से। आगे वो बोल रहे हैं कि जैसे ही नेपाल में जो गवर्नमेंट थी वो डिज़ोल्व हुई, जैसे इस पूरी तरह से वहाँ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, ये डिसीजन केपी ओली का था। जैसे ही ओली साहब ने बोला कि मैं गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करता हूँ, अब फिर से एक नया चुनाव होगा, वैसे ही जो चाइना की एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो एक्टिवेट हो गई, और उसने बहुत जल्दी अपना एक सीनियर डेलीगेशन, उसमें कुछ मेंबर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वे सारे लोग नेपाल में पहुँच गए। और इस तरह से नेपाल ने एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, और चाइना ने एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को और नेपाल को भी कि हम कितने चिंतित हैं आपकी पॉलिटिक्स को लेके, आपकी स्थिरता हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बताने की कोशिश की चाइना ने नेपाल और पूरी दुनिया को। तो उनकी जो डेलीगेशन था वो आया, नेपाल में आया, और नेपाल में आके लोगों से बातें करनी शुरू की और यहाँ पे मीडिएट करने की कोशिश की, तो लोगों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की। तो ये जो टीम आई है उसमें जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके वाइस मिनिस्टर भी आए हुए हैं साथ में। वो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, मिस्टर ओली से भी मिले, और ओली के साथ साथ पुष्पकमल दहल जी से मिले जिनको प्रचंड के नाम से जानते हैं हम, और माधव नेपाल जी से मिले, इन सब से मिले, और इन सबको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप फिर से पैचअप करिए, और ये जो एक पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, इसे फिर से यूनाइट करिए और आप लोग एक साथ मिलकर रहिए, ये पूरे नेपाल के लिए ज़रूरी है। इस तरह का एक उनकी तरफ से सजेशन था पूरे नेपाल के लिए, नेपाल के पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के लिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इससे कुछ खास फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है मिस्टर ओली पे। मिस्टर ओली अपने डिसीजन से हटने के मूड में नहीं है। वो बातें तो कर रहे हैं लेकिन वो अपने डिसीजन पे अड़े हुए हैं जो उन्होंने बोला था, और एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रेसिडेंट से अप्रूवल के लिए भी कोशिश की है कि वो जल्दी से इसे अथराइज करें ताकि मैं एक अल्टरनेट गवर्नमेंट बना सकूं, और एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करेगा जिसमें वो कैबिनेट को खुद सफल कर पाएंगे अपने हिसाब से। इस तरह की उनकी कोशिश है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दूसरा इलेक्शन नहीं होता। तो दूसरा इलेक्शन अभी अप्रैल मई में होगा आगे चल के, तो लगभग 3-4 महीना उनके पास है। 3-4 महीने में वो बहुत ही क्रूशियल डिसीजन ले सकते हैं जो उनके फेवर में, उनकी पार्टी के फेवर में, या चाइना के फेवर में आप बोल सकते हो सकता है। तो ये मिस्टर ओली की कोशिश है। अब जब वो ऐसा कर रहे हैं तो जो बाकी दूसरे लोग हैं वो काफ़ी टेंशन में हैं, और वो भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी टेंशन और भी है कि कहीं ओली साहब कुछ ऐसा ना करें जिससे इनको नुकसान हो और ओली साहब को फ़ायदा हो। तो दहल और जो नेपाल है मिस्टर नेपाल, ये लोग अपने डिसीजन पे फिर से सोचने के लिए लगभग तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, फिर से नया इलेक्शन हो गया, पार्टी टूट चुकी है, अब हम निकल चुके हैं। और ये चाहते हैं कि ये पूरी जो कमान है, ये पूरी होल कमान इलेक्शन कमीशन के पास चली जाए, इलेक्शन कमीशन इसे कंट्रोल करे, ना कि ओली साहब कंट्रोल करें। उसमें उन्होंने एक अनलेस वाली कंडीशन रख दी है कि अगर पिछली डोर से यानी पर्दे के पीछे ओली साहब आते हैं और हमारे साथ समझौता करते हैं और बोलते हैं कि जो लोअर हाउस को मैंने भंग किया उसे फिर से रीस्टोर कर दिया जाए, तो शायद चीज़ें सुधर सकती हैं और फिर से हम एक हो सकते हैं। ऐसी एक पॉसिबिलिटीज़ दहल और नेपाल साहब दिखा रहे हैं। अब इसमें एक जो सरप्राइजिंग फैक्टर है वो ये है कि चाइना का जो डेलीगेशन आया उससे सारे लोग मिल रहे हैं, उससे सारे लीडर मिल रहे हैं, उससे कोई मिलने से मना नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जब इतना कुछ हो गया तो चाइना जब सबसे मिल रहा है, सबसे बातें कर रहा है और चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा है, तो
इसमें उसे नुकसान भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे फ़ायदा हो रहा है, वो अपना चेहरा खो रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं जो काठमांडू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए चाइना जिम्मेदार है। तो चाइना अपनी गुडविल जो उसने इतने दिनों में बनाई है उसे भी वो खोता हुआ दिख रहा है। तो उसे इस बात का भी डर है कि कहीं मैं अपनी गुडविल न खो दूँ, जो हमारी इमेज बनी है नेपाल में वो कहीं ना फिर से बिगड़ जाए। इस बात को लेकर भी चाइना टेंशन में है और एक बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहा है चाइना। और इसका रीज़न है कि वो चाहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल फिर से सत्ता में बनी रहे, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में बनी है तो चाइना का रिलेशन नेपाल के साथ बना रहेगा। तो इसमें नेपाल और चाइना दोनों का फ़ायदा है, स्पेशली जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, इस वजह से चाइना जी जान से लगा हुआ है इसमें। अब इससे अलग एक चीज़ और हो रही है, इंडिया के बारे में देखा जाए, इंडिया नेबर कंट्री है तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, लेकिन इंडिया इसके बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। इंडिया क्या कि प्रैक्टिकल और एकदम शांत होकर चीज़ों को देख रहा है, क्योंकि यहाँ नेपाल की पॉलिटिक्स को अगर कोई बहुत अच्छे से समझता है तो इंडिया है। इंडिया बहुत ही ढंग से समझता है नेपाल की पॉलिटिक्स को, यहाँ की पॉलिटिक्स की जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझता है। तो वो जानता है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इनकी इच्छा क्या है, पॉलिटिक्स को लेकर क्या इनकी इच्छा है, क्या इनकी लालसा है, क्या इनकी टारगेट है, ये कैसी स्ट्रेटजी बनाएंगे, इस चीज़ को इंडिया बहुत अच्छे से जानता है। इस वजह से वो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर और बहुत ही शांत स्वभाव रख के चीज़ों को आसानी से बैठ के देख रहा है, एक थर्ड पार्टी के रूप में चीज़ों को देख रहा है, उसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अभी हुआ है पहले नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है। तख्तापलट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को भंग कर देना, ये चीज़ें होती रही हैं। जब नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था 2015 में, उस समय जो सरकार बनी थी उसमें से दहल साहब वॉकआउट कर गए थे ओली गवर्नमेंट से। ये 2016 की घटना है, 2016 में इस तरह से वॉकआउट करके। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बाद में दोनों एक साथ आए और सत्ता में आए, गवर्नमेंट बनाया और दोनों 2020 तक आए। तो ये पहली बार नहीं हुआ, इंडिया इस बात को अच्छे से जानता है। तो इस वजह से इंडिया चीज़ों को शांत होकर देख रहा है। अब जबकि ओली साहब ने 20 दिसंबर को एक परमानेंट मूव चला कि हम गवर्नमेंट को भंग कर रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पे एक अल्टरनेट गवर्नमेंट काम करेगी जब तक इलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें भी एक कंप्रोमाइज़ की पॉसिबिलिटी दिखती है। इंडिया बोल रहा है कि इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, इंडिया को ऐसा लग रहा है कि अभी भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो इस वजह से इंडिया वेट एंड वॉच की सिचुएशन में बना हुआ और चीज़ों को देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है और उसमें हमारा रोल क्या होगा। अब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई हैं। जैसे ही ओली साहब ने गवर्नमेंट को भंग किया तो ऐसे ही जो बाकी अपोजिशन के लोग थे, जो बाकी जिसमें दहल साहब और नेपाल साहब थे और भी बाकी पार्टी वाले के लोग थे, ये सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस फाइल किया कि ओली साहब ने जो किया वो गलत किया। तो पूरी तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पीएम है, नेपाली पीएम, उनसे जवाब मांगा है कि अब 3 जनवरी तक हमें जवाब दें और बताएं कि आपने एक्शन जो लिया वो क्यों लिया और उसका रीज़न क्या था। अगर इसके साथ साथ और एक चीज़ होने वाली है, हो सकता है कि इलेक्शन प्रोसेस को रोक दिया जाए आगे चल के, या पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो फिर से कन्विंस कर पाएँ प्रेसिडेंट को, ताकि वो फिर से जो असेंबली है उसे फिर लोअर हाउस की जो असेंबली है उसे फिर से जो टर्मिनेट हो चुकी है उसे फिर से रिसेंबल कर पाएँ, उसे फिर से असेंबल कर पाएँ, यानी जो लोअर हाउस को फिर से बना पाए और फिर से एक गवर्नमेंट फॉर्म हो पाए। तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ है जो आने वाले दिनों में हो सकती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर है कि इंडिया अपने उस पारंपरिक अंदाज में, जिस अंदाज में वो रहता है नेपाल में रोल प्ले करने के लिए, उस अंदाज में बिल्कुल नहीं है और न ही किसी ऐसे प्लेयर की भूमिका में है जो खेल बिगाड़ने वाला हो। तो न ही इंडिया इसमें कोई रोल प्ले कर रहा है और न ही खेल बिगाड़ रहा है, तो बिल्कुल एक थर्ड पार्टी बन के चीज़ों को एक जगह से बैठ के देख रहा है। तो इससे हम बिल्कुल सेफ़ हैं, हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं होगा, हमें वहाँ की गवर्नमेंट से या वहाँ के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा है कि जिससे मिस्टर ओली और दहल दोनों लोग एक क्लोज़ कन्वर्सेशन में हैं, क्लोज़ कांटेक्ट में आप बोल सकते हैं। जैसे ही ओली साहब ने क्या किया, मैक का कंट्रोवर्सी शुरू किया था अपने यहाँ, उसके बाद ही, उसके 1 महीने के बाद ही वो इंडिया में आए और यहाँ के पीएम से मिल के गए। और वैसे ही उसी तरह से दहल साहब भी कंटिन्यू इंडियन के जो लोग हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक है लीडर जो इंडिया के कॉन्टेक्ट में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमें नेपाल में गवर्नमेंट फॉर्म करनी है और उसे स्थिर गवर्नमेंट रखनी है तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिया के बिना ये चीज़ें अधूरी हैं। चाइना चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन ये चीज़ें तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक इंडिया नहीं चाहेगा। तो इस बात को वहाँ के सारे लीडर जानते हैं, इस वजह से दोनों लीडर एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं इंडिया के। तो ये इंडिया के लिए एक गुड साइन आप बोल सकते हो कि आज भी हम बिना कोई रोल प्ले किए ही हम एक मेन रोल में बैठे हुए हैं, यानी बहुत बड़ी भूमिका हम निभा रहे हैं बिना कोई रोल प्ले किए। अब न्यू दिल्ली के लिए पॉजिटिव सिचुएशन ये बन रही है कि अभी भी हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी भी हमारे लिए
थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है कि जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ की जो अनसर्टेनिटी है नेपाल की पॉलिटिक्स में उसे हम रोक सकते हैं और फिर से वहाँ पे एक स्थिरता ला सकते हैं, ताकि वहाँ पे फिर से स्थिरता आए और पॉलिटिकल पार्टी फिर से सत्ता में आए और वहाँ पे एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म हो जिससे नेपाल का भला हो। तो ये सब जो रिलेशन है नेपाल के साथ हमारे, ये बहुत ही पुराने और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन और बहुत ही लंबे समय तक इसके असर हमारे ऊपर दिखते रहेंगे। तो हम दोनों का क्लोज़ रिलेशन होना हमारी समृद्धि के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम दोनों को इससे फ़ायदा होता है, वहाँ के लोगों को फ़ायदा होता है, इससे हमारे लोगों को भी फ़ायदा होता है। हमें नहीं बोल सकते कि नेपाल को केवल अकेले फ़ायदा होता है, हमें भी बहुत फ़ायदा होता है। हमारा पड़ोसी देश है, हम बल्कि उसे देश का अपना स्टेट ज़्यादा मानते हैं, यहाँ तक हम घुले मिले हैं वहाँ के लोगों से। तो नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी इतनी नहीं बिगड़ी है कि उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। उन्हें अभी भी जोड़ने की पॉसिबिलिटीज़ है, इस तरह के स्पेस अभी भी बचे हुए हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि नेपाल की जो पॉलिटिक्स है इसके बारे में मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो एक बोलते हैं ना, अभी पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर था। अभी वहाँ पे 3 जनवरी को ओली साहब अपनी स्पीच देंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरी गवर्नमेंट को भंग करती है या फिर से इसे रीस्टोर करने का ऑर्डर देती है। अगर भंग होती है तो फिर अगले चुनाव तक ओली साहब क्या क्या एक्शन लेंगे, ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या इससे नेपाल को फ़ायदा होगा, क्या इससे चाइना को फ़ायदा होगा, क्या इससे हमें फ़ायदा होगा या हमें नुकसान होगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग होगा देखना। फिर आने वाले चुनाव का रिजल्ट क्या है, बहुत कुछ है अभी नेपाल की पॉलिटिक्स में जानना बाकी। तो जैसे जैसे इस पर आर्टिकल आते रहेंगे हम इस पर डिस्कशन करते रहेंगे और नेपाल के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज से एक नए साल की शुरुआत करिए। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। तो जय हिंद।